हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी से रिलेटेड जो सैम्पल पेपर का सेक्शन बी पार्ट है, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि 2 मार्क्स के थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है बेटा, एक तो डिराइव करना है और एक हमको कुछ प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं और प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम n to n-1। बेटा आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एनर्जी बराबर होता है -z²me⁴ अपॉन 8n² h² का स्क्वायर। ठीक, किसी भी nth ऑर्बिट पे अगर है तो अगर डी एक्साइट हो रहा है n से n-1 पे, तो बेटा nth ऑर्बिट पे अगर ये है तो n-1 पे क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगी, बस फर्क डिनोमिनेटर में आएगा। n की जगह क्या लिखेंगे बेटा, n-1 का होल स्क्वायर h² का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो फोटोन रिलीज करता है। उस फोटोन की एनर्जी बराबर h टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन हो गया। तो ये बराबर होगा En-1 के। En बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम दोनों को लिख ही लेते हैं, है ना। तो ये जब आएगा तो z²me⁴ अपॉन 8 कॉमन हो जाएगा, h² का स्क्वायर भी कॉमन हो गया, ये h नहीं हो गया, और अंदर हो गया 1/n² माइनस टाइम्स ये n1 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको n-1 का होल स्क्वायर माइनस n² कर देंगे। ठीक है, तो En माइनस टाइम्स ऑफ En-1 करेंगे तो ये जब माइनस साइन के साथ आएगा तो ये पहले आ जाएगा, तो इसीलिए पहले कर दिया है ये। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए न्यू तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये बराबर z²me⁴ अपॉन नीचे 8h⁻h² हो गया, ε0 का स्क्वायर हो गया। और ये वाला पार्ट हम क्या कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा n-1 का स्क्वायर इंटू n²। ठीक, और न्यूमरेटर में आ जाएगा n² माइनस टाइम्स n² प्लस 2n, और ये हो जाएगा -1। ठीक, ये न्यूमरेटर में आ गया। ये और ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बचेगा क्या, 2n-1 बचेगा। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे पहले तो लाइन खींच लेंगे और देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला था हमारे पास। फ्रीक्वेंसी बराबर z²me⁴, फ्रीक्वेंसी बराबर z²me⁴ अपॉन 8h³ का स्क्वायर, है ना। और क्या बचा था हमारे पास, 8h³ का स्क्वायर, ऊपर बचा 2n-1, 8h³ का स्क्वायर, ऊपर बचा 2n-1, नीचे बचा n-1 का स्क्वायर इंटू n²। ये रिजल्ट हमारे पास डिराइव हो गया, और जो रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया है इसको हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। ठीक, तो अब ये हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना था। यही कह रहा था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम n to n-1। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट हमने किया, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये जो पहला पार्ट किया, ये पार्ट हमारे पास 2 मार्क्स का पार्ट था और ये हमने सॉल्व किया।
अब 2 मार्क्स का कर दिया। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है जो कि कह रहा है ऑल्सो शो दैट, है ना, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। यानी कि फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 2 जो सेकंड पार्ट था, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन की लार्ज वैल्यू के लिए हम 2 चेंजेस करेंगे कि 2n-1 की जगह 2n लिख देंगे और n-1 की जगह हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो ये हमारे पास चेंज आ जाएगा कि लार्ज वैल्यूज ऑफ n में ये हमारे पास स्पेशल कंडीशन आ गई कि हम ये स्पेशल केस के ले सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर हो गया z स्क्वायर एम ई की पावर ऑफ 4 अपॉन 8h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ऊपर हो गया बेटा 2n और नीचे हो जाएगा n इंटू एन स्क्वायर। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा, ऊपर 2 बचा ना, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर एम ई की पावर ऑफ 4 और नीचे अब यहाँ पे देखिए नीचे तो n स्क्वायर बचा, तो 8n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब बचा, तो 2 और 4 8 कैंसिल होके 4 हो जाएगा, तो z स्क्वायर एम ई की पावर ऑफ 4 अपॉन 4 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब। और जैसा कि आप जानते हैं यही हो गया ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही हमसे पूछ रहा था कि दिस इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो आया रिजल्ट, दिस इज द क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो रिजल्ट हमें निकाला था सेकंड केस का वो हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन विद द प्रॉपर डायग्राम हाउ AC सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड टू DC पल्सेटिंग सिग्नल। बेटा देखिए DC आउटपुट जो होगा वो पल्सेटिंग नेचर का होगा विद द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एज डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी। ड्रॉ, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, और इसका डायग्राम में पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफार्मर बनाएंगे। और ये हमने क्या ले लिया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल ले ली, है ना, और यहाँ पे हमने इधर की तरफ ले लिया सेकेंडरी कॉइल ले लिया। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 कॉइल होती हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ये हमने सेकेंडरी को ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायोड बनाएंगे। इसको ये हमने डायोड बना दिया, जिसको हमने D1 डायोड कह दिया। ऐसे यहाँ पे हमने एक डायोड बना दिया और थोड़ा सा सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये हमने डायोड बना दिया, ये इसको हमने D2 डायोड कहा। ठीक, अब ये 2 डायोड हमारे पास बन गए हैं, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पे ले जाएंगे और ये कनेक्शन हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे, और ये हम यहाँ से ले लेंगे, और ये हमने यहाँ से आउटपुट ले लिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से हम एक सेंटर टैपिंग पोजीशन ले लेंगे, और ये सेंटर टैपिंग पोजीशन ले लिया यहाँ से, ये सेंटर टैपिंग पोजीशन से ले लिया। तो ये हमारे पास 2 आउटपुट हो गए, एक तो ये हमारे पास आउटपुट हो गया और ये हमारे पास आउटपुट हो गया। ठीक, और ट्रांसफार्मर के बीच में लाइन खींच देंगे ताकि ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करे। ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बना दिया हमने।
ठीक है, अब इस साइड पे कंप्लीट कर लेंगे और इस साइड पे बिल्कुल उसी तरीके से अब हम इनपुट वेव फॉर्म डाल देंगे। ये हमने डाल दिया, ठीक। ये हमने इनपुट वेव फॉर्म ऑल्टरनेटिंग का डाल दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और इसको हम सिग्नल को इसी तरीके से समझाते चलेंगे। हम उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और इस साइड पे हम लिख देंगे इनपुट वेव फॉर्म का डायग्राम और इधर हम लिख देंगे आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक। बिल्कुल जैसे इनपुट आउटपुट बनता है वैसे ही हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं इनपुट वेव फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम ये ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे इधर भी हम बना लेंगे, ठीक है। ये आउटपुट वेव फॉर्म के लिए हो गया। अब इनपुट वेव फॉर्म, जैसे कि ये हमारे पास इनपुट का वेव फॉर्म हो गया जो कि ऑल्टरनेटिंग नेचर का हो गया, ठीक। और इधर की तरफ अब हम आउटपुट वेव फॉर्म बनाएंगे। चलिए ऐसे समझते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिंग साइकिल लगाई हुई है और ऑल्टरनेटिंग साइकिल जैसा कि आप जानते हैं कि एक हाफ साइकिल तो होती है क्या पॉजिटिव और दूसरी हाफ साइकिल नेगेटिव होती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये ऑल्टरनेटिंग इनपुट वेव फॉर्म हो गया और इसी को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब यही चीज़ हमारे पास करंट या वोल्टेज जो फ्लक्चुएट करता है, पहले 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, है ना। ये ऑल्टरनेटिंग साइकिल हो गई। अब हम इसमें देखते हैं एक हाफ साइकिल में लेट अस से ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया, ठीक। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा बेटा, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन में। और उस सिचुएशन में जब ये नेगेटिव हुआ तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो सेंटर टैपिंग पोजीशन के कंपैरिजन में ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पे हो गया और इसने अलाउ कर दिया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट मिल गया और यहाँ पे लोअर आउटपुट मिल गया, ठीक। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये वाला टर्मिनल हमको पॉजिटिव मिला और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव मिला, यानी कि जो इनपुट का सिग्नल था वही वैसे ही हमको आउटपुट का फर्स्ट हाफ साइकिल में मिल गया। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल था हमारे पास, ऐसे ही D2 डायोड ने हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल दे दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे D2 डायोड की वजह से ये आउटपुट वेव फॉर्म मिला, ठीक है। अब दूसरे हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में हम इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। अब ये वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा हमारे पास, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव साइकिल हो गई, है ना। तो जब नेगेटिव साइकिल होगी तो ये वाला टर्मिनल जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करता है, ये पॉजिटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला डायोड D1 फॉरवर्ड बाइसिंग पे आ गया, इसने अलाउ कर दिया, तो ये वाला टर्मिनल हमको पॉजिटिव दोबारा मिल गया, ठीक। और सेंटर टैपिंग पोजीशन पे तो हमेशा लोअर पोटेंशियल मिलेगा, तो ये वाला टर्मिनल हमको नेगेटिव मिल गया। यानी कि जब साइकिल रिवर्स हो गई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो भी हमको आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मिला। तो हम कुछ इस तरह से आउटपुट वेव फॉर्म बना लेंगे। ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म हो गया, किसकी वजह से, D1 की वजह से, सॉरी D2 नहीं है, अब की बार D1 डायोड की वजह से ये आ गया। तो ये इनपुट का वेव फॉर्म हुआ और ये आउटपुट का वेव फॉर्म हमको मिलता चला गया। ऐसे ही अब साइकिल रिपीट होगी तो ये वाला आउटपुट अब हमको दोबारा D2 दे देगा। और अरे कैसा बन गया जी,
ये वाला आउटपुट D2 के द्वारा, फिर से ये वाला आउटपुट D1 के द्वारा हमको मिल जाएगा, और ऐसे ही ये साइकिल हमारे पास रिपीट करती चलेगी। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको वर्बली तो समझा दी है, आप इसको बस ब्रीफ में एक बार क्या करेंगे, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मैंने आपको समझा दिया है कैसे ये आउटपुट सिग्नल वर्क करता है, और गिव इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, वो भी मैंने आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारे पास पाइपलाइन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। बेटा आपको पता है कि ड्यूटेरियम में अगर 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम लिया गया है, ड्यूटेरियम 2 ग्राम के अंदर कंटेन्स कितने होंगे बेटा, आपको पता है ना, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इनटू 10⁻23 एटम्स होंगे, है ना। 2 ग्राम ड्यूटेरियम में इतने एटम्स होंगे, तो बेटा 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम में कितने होंगे, ड्यूटेरियम में आपको पता है कंटेन्स हाउ मच, 6.02 इंटू 10⁻26 एटम हो जाएंगे, है ना बेटा। 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 kg हम लोगों ने ड्यूटेरियम लिया, उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब आप देखिए 2 एटम के फ्यूजन से, 2 ड्यूटेरियम एटम के फ्यूजन से 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि पर एटम 3.27/2 ये पर एटम एनर्जी रिलीज होगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻26 से, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय क्या, फ्यूजन ऑफ कितना, 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है बेटा, तो 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम से ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये लगभग आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा ये 9.81 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, है ना। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, जूल्स में। तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा 15.6 इंटू 10⁻13 जूल्स आ गया। ये एनर्जी रिलीज हुई बाय 2 kg फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम। अब ये एनर्जी का इस्तेमाल होगा 100 वॉट के बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, इन ऑर्डर टू ग्लो 100 वॉट बल्ब, ठीक है, बाई कितना, टोटल एनर्जी कितनी हो गई जो हमको मिल रही है, वो हो गई 15 टोटल एनर्जी 15.6 इंटू 10⁻13 जूल हो गई। तो बेटा 100 जूल पर सेकेंड कन्वर्ट कर रहा है, तो टाइम टेकन बाय बल्ब, बल्ब के द्वारा टाइम कितना लगा ये बताइए, दैट इज इक्वल टू 15.6 इंटू 10⁻13 और 100 जूल पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब इतना सेकेंड हो जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 4.97 इंटू 10⁻4 ईयर्स आएगा, 4.97 इंटू 10⁻4 ईयर्स, इतना साल ये आ जाएगा। इतना साल तक ये बल्ब क्या करेगा, जलेगा।
तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जो रिलेटेड थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। तो इसमें बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि 2 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम्स होंगे, तो 2 kg में कितने एटम्स होंगे, और उसके हिसाब से 2 kg के फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो जूल्स में कैलकुलेट करनी है। 100 वॉट का बल्ब है तो 100 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो लग गए वो कितने लग गए, 4.97 इंटू 10⁴ ईयर्स लग गए। ठीक, और इस तरह से करके ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको पता है कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन इसको यहीं पे हम लिख देते हैं नीचे ही, और यहीं पे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग इन अ सेम फेज, है ना। ऑसिलेटिंग इन सेम फेज कहते हैं, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव फ्रंट की ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से है, आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहता है, ड्रॉ द शेप ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट व्हेन द इंसिडेंट प्लेन इंसिडेंट वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम एंड हेंस प्रूव द स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए तो पहले तो हमको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हम क्या कर लेंगे, बाउंड्री ले लेंगे मीडियम की, और मीडियम की बाउंड्री इधर की तरफ मीडियम 1 लिख देंगे। इसको लाल कलर से लिख दें क्या? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही रहेगा, लाल कलर से लिख देंगे। मीडियम 1 इधर हो गया और इधर मीडियम 2 हो गया, यानी कि सेकंड मीडियम हो गया। ठीक है, तो अब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख देंगे। लेट अस से इसका हो जाएगा n1, इसका हो जाएगा n2। चलिए अब हम करेंगे क्या, हम एक इंसिडेंट वेव चलाएंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हम वाइट कलर से चलाते हैं, ये हमने रे चलाई, और 2 पैरेलल रे चलाएंगे, ये हमने पैरेलल रे चलाई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे, यानी कि 2 ऐसी पोजीशन जहाँ पे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये हम येलो कलर से बना लेंगे, यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे ये पॉइंट पे। ठीक है, इनको मार्क कर लेते हैं, इसको A1 कह देंगे या A' कह दें, और ये रे हो गई B'। ये पॉइंट जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है इसको A कह दिया, ऐसे ही इसको B कह दिया, इस पॉइंट को C कह दिया। अब रे क्या करेगी, रिफ्रैक्शन बना लेंगे, और ये सबसे पहले तो नॉर्मल बना लेते हैं। ये देखिए हमने नॉर्मल बना लिया। ठीक, क्लियर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रे को रिफ्रैक्ट करेंगे, तो ये रे देखिए अब ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हम करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम रेयर टू डेंसर ले जाएंगे, फिर डेंसर टू रेयर भी इसी का ही अपोजिट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया, और अब हम बना लेंगे ये जो वेव फ्रंट बनाया, ये वाला, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो 2 वेव फ्रंट बन गए। ये वाला इसको हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट कहा। ठीक, और ये वाला जिसको हमने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहा। बेटा आपको चाहे तो आप रेयर टू डेंसर बना लें, चाहे डेंसर टू रेयर बना लें, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, क्योंकि रे अपने पाथ को रिट्रेस भी करती है। इसलिए अगर हमने रेयर टू डेंसर बनाया, आपको बस क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
उल्टा कर देना, रे का डायग्राम जो है वो उल्टा कर देना है और इंसिडेंट की जगह रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड की जगह इंसिडेंट करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस तरीके से करना है। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी डेरिवेशन को करते हैं तो एक साइड से ही हम डेरिवेशन को लेके कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको ये रे जो है उसको हम पैरेलली अंदर ही बना लेते हैं और ये चली गई, ये पैरेलल रे चली गई। ठीक है, अब ऐसा समझते हैं इसको, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया है ना बेटा। जो इंसिडेंट रे किसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ, और आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस आई होगा, और अगर ये 90 माइनस आई हुआ तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा। ज्योमेट्री से देख सकते हैं, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ऐसे ही ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर के बराबर, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस आर होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल ज्योमेट्री से देखेंगे, ये वाला एंगल आर हो जाएगा। अब इसको सिचुएशन को ऐसे समझें कि बेटा दो रे आ रही हैं और दोनों पैरेलल हैं। ये ए और बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया इंसिडेंट रे का। ठीक, अब ये रे दूसरे मीडियम में गई और इसको ए से लेकर लेटस से ये पॉइंट हो गया सी डैश, ए से लेकर सी डैश तक जाने में टाइम लगा टी, तो ए सी डैश को हम लिख सकते हैं v2 इंटू टी, क्योंकि दूसरे मीडियम में गई तो वहां पे वेलोसिटी v2 हो गई, टाइम लगा t, तो ए सी डैश लाइट रे का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया वो बराबर v2 इंटू टी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब जितने टाइम में ए से सी तक ये रे दूसरे मीडियम में गई, उतने ही टाइम में ये वाली रे बी से लेकर सी तक आई और बी सी की वैल्यू हो गई v1t, ये हो गई v1t के बराबर। तो चाहे तो यहां पे हम लिख दें v1t और यहां पे लिख दें v2t। ये तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गई और ये डेरिवेशन आप लोगों ने करी होगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जितना टाइम ए से लेकर सी डैश तक वेव को लगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उतने ही टाइम में ये रे यहां से लेकर यहां तक गई, बी सी डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखिए बी सी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हुआ क्योंकि v1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो रेयरर मीडियम है, और ए सी डैश की वैल्यू कम हो गई क्योंकि v2 की वैल्यू कम हो गई क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम आ गया, लाइट रे की वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हो गई। अब यहाँ से प्योर ज्योमेट्री का खेल आता है। अब आप देखिए ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, या स्नेल्स लॉ से पहले बाद में इसको अप्लाई करेंगे। पहले तो हम साइन आई साइन आर लिख देंगे, तो साइन आई देख लेंगे और साइन आर देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। पीछे डायग्राम में देखिए साइन ऑफ दिस एंगल, बेटा ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया है ना, तो साइन ऑफ दिस एंगल बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि v1t ये परपेंडिकुलर हो गया और ए सी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन आई बराबर v1t अपॉन ए सी, ये लिख देंगे v1t अपॉन ए सी डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से साइन ऑफ आर देखिए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका v2t। देखिए साइन आर के लिए परपेंडिकुलर v2t हो गया और हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया, तो ये हो जाएगा v2t अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। अब दोनों साइड में ए सी को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, तो ए सी बराबर किसके होगा, v1t अपॉन साइन आई, और ये बराबर हो जाएगा v2t अपॉन साइन आर। ठीक, तो यहां से हम लिखेंगे, अगर साइन आई अपॉन साइन आर लिख देंगे
तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 अपॉन V2, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर हो गया। वेलोसिटी का रेशियो V1 और V2 यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो ये हमने स्नेल्स लॉ को क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये हमने वेव फ्रंट के थ्रू हमने ये स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। रिफ्रैक्शन के केस में डायग्राम भी बना दिया, रे डायग्राम बना दिया, हैंस प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर कह रहा है तो इसको डेंसर मान लीजिए, इसको रेयरर मान लीजिए, या अगर रे को अगर आप डायग्राम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये रेयरर है ये डेंसर है, तो इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। रेयरर इसको कह देंगे, इसको डेंसर कह देंगे, रे का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे। बस ये काम करना है, रे के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। अगर रे डेंसर टू रेयरर जा रही है और यहाँ पे डायग्राम रेयरर टू डेंसर का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो सिर्फ रे की डायरेक्शन को आपको क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है, और इसको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कह देना, इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट कह देना, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, डेरिवेशन सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हर एक पॉइंट सेम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रे डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनाना है बेटा। रे डायग्राम बनाते हैं, मेरे ख्याल से ये जगह थोड़ी सी कम रहेगी, तो हम ऐसा करते हैं अगले पेज पे चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। रे डायग्राम बना लेंगे, उस पिछले वाले पेज पे तो हम सॉल्यूशन कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आइए रे डायग्राम बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो बेटा रे डायग्राम बनाने के लिए पहले तो 2 लेंसेज ले लेंगे। एक तो हमने ये ले लिया, कैसा ऑब्जेक्टिव ले लेंगे पहले तो, ये थोड़ा सा छोटा और मोटा ले लेंगे, है ना। हमेशा ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में छोटा लेंस होता है और थोड़ा सा थिक होता है, और जो हमारे पास आईपीस होती है वो थोड़ी सी पतली होगी और बड़ा लेंस होगा, है ना। तो देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो लेंस है वो पतला है और बड़ा है, और ये छोटा लेंस है और मोटा लेंस है। ऐसा बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्ट एपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। आई पीस जो माइक्रोस्कोप में होता है वो लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का होता है। हम अब ऐसा करेंगे कि अब हम पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है। हम आपके साथ साथ इसीलिए बना रहे हैं ताकि बेटा आपकी प्रैक्टिस हो जाए डायग्राम बनाने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। थोड़ा सा इसको हम ऊपर खिसका देते हैं, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम कुछ पोजीशंस को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या पोजीशंस हो गई, ये तो जैसा कि आप जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को FO कह दिया, आई पीस की फोकल लेंथ को FE कह दिया। तो शॉर्ट फोकल लेंथ है तो एक तो FO ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे ट्वाइस 2FO हो गया। ऐसे ही इधर की तरफ हम मार्क कर लेंगे, ये FO हो जाएगा और ये आपका 2FO हो गया। ठीक, और FE चूंकि लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का है तो FE को कुछ यहाँ पे बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ग्रीन कलर से। यानी कि ये डिस्टेंस FE हो गई और ये डिस्टेंस FO हो गया। अब माइक्रोस्कोप के केस में आपको पता है कि आप जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो बेटा F और 2F के बीच में रखते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट से अब हम रेस को चलाएंगे। ये एक रे को तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे, है ना, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाई और इसको फोकस से FO से पास करा दिया। ये हमारे पास FO से पास हो गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हम ले जाते हैं।
ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक रे को हम ये ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे और ये कुछ हमने यहाँ पे हमने लगा दिया, थोड़ा सा दूर हो गया, इसको थोड़ा सा हम चीटिंग कर लेंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि क्या है पेन पेंसिल से जब आप बनाएंगे बिल्कुल सही बनना चाहिए ये। ठीक, अब ये जो हमारे पास जो इमेज बनी, ये देखिए, ये हमारे पास वर्चुअल, ये हमारे पास रियल इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनी, क्योंकि बेटा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने फर्स्ट इमेज जो बनाई वो बियॉन्ड 2f बनाई। देखिए ये जो बन रहा है बियॉन्ड 2f बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा। और 2f किसका? ऑब्जेक्टिव का, राइट। अब ये जो इमेज बनी इसको इंटरमीडिएट इमेज कहेंगे, ये एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब यहां से हम एक रे को चलाएंगे और ये हमने नहीं, ये तो गलत डायग्राम हो गया, इससे चलाएंगे। ये रे एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाई, ठीक, इसको हम आई पीस के फोकस से पास करा देंगे और लेट अस से यहाँ पे कुछ हम इमेज बना देते हैं, ताकि बाद में रे डायग्राम फिर हम उसी हिसाब से बना दें। ठीक है, ये हमारे पास हो गई फाइनल इमेज। तो इसको थोड़ा सा नीचे ही आ गई, ये पहले तो हम ये रे को चला लेते हैं। ये हमने ये ऑप्टिकल सेंटर से ले गए सीधी और पीछे हमने डॉटेड से एक्सटेंड कर दिया, और ये देखिए हमने डॉटेड से ले गए पीछे, ये हम यहाँ तक ले गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, गुड। और ये अब हम यहाँ तक डॉटेड ले गए और ये अब हम उसके बाद सीधी ले जाएंगे। ये रे देखिए ऐसे सीधी ले गए, थोड़ा सा सीधा ही बनना चाहिए, ठीक, ये सीधी गई रे। और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को फर्दर एक्सटेंड कर दें, ये ऐसे एक्सटेंड कर दी। ठीक है, अब ये हमारे पास पोजीशन हो गई फाइनल इमेज की, ये हमारे पास फाइनल इमेज की पोजीशन बन गई। ठीक, ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब रे की डायरेक्शन बना लेंगे, ये एरो बना लिया। तो बेटा ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं, इंटरमीडिएट इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, इसकी हाइट h डैश हो गई, ऑब्जेक्ट की हाइट h हो गई, ये एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो ये रे ऐसे चली गई, ठीक, और ये डाइवर्जिंग है तो इमेज कहाँ बनेगी? ये बनेगी पीछे, और ये फाइनल इमेज हो गई जिसकी हाइट h डबल डैश हो गई। ये विजुअल एंगल सबटेंडेड हो गया जिसको हम कहेंगे थीटा, और ये हमारे पास थीटा बराबर किसके हो जाएगा? यानी कि h डबल डैश अपॉन h के बराबर हो जाएगा। ये विजुअल एंगल सबटेंड हुआ हमारे पास थीटा के बराबर। अब हम इसको पोजीशंस को मार्क कर लेंगे क्योंकि लेबल्ड डायग्राम चाहिए। तो बेटा लेबल्ड डायग्राम की कंडीशन में पहले तो हम डिस्टेंसेस को मार्क कर लेते हैं। ये डिस्टेंस तो कहलाएगी UO, ठीक है, और ऐसे ही ये डिस्टेंस तो क्या कहलाएगी? यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो VO कहलाएगी, ठीक, और ये डिस्टेंस आपकी UE कहलाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट की आई पीस से जो डिस्टेंस है वो UE कहलाती है। और ये जो फाइनल हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गई, ये हो गई जिसको हम कहेंगे VE। तो UO, VO, UE, VE ये चारों मार्क कर लिया।
और सारी फोकल लेंथ मार्क कर ली। ये आपका लेबल्ड डायग्राम हो गया। फर्दर आप अगर और कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव कह दीजिए और इसको आप क्या कह दीजिए, आई पीस कह दीजिए। ये हमारे पास लेबल्ड डायग्राम बन गया। किसका? ये हमने किसका बनाया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अब यहाँ पे जो फाइनल डिस्टेंस है बेटा वो कह रहा है कि डी पर बननी चाहिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो फाइनल डिस्टेंस है वीई, इसको हम डी के बराबर लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा। तो वीई शुड बी इक्वल टू डी, क्योंकि वो कह रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यही कह रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस है हमने डी के बराबर मार्क कर लिया। ये लेबल्ड डायग्राम हो गया। आप इस तरह से बना सकते हैं माइक्रोस्कोप का लेबल्ड डायग्राम। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 टाइम्स इज डिजायर्ड यूजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25। बेटा इसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो गिवन है, इसको पहले तो मिटा देते हैं। एफ ओ गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन जो हमें मिला है वो 30 टाइम्स मिला है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। हाउ विल यू सेट अप अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक्चुअल में लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब निकालनी है। मतलब कहने का है कि जो हम लोगों ने पीछे डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम बनाया था बेटा, ये देखिए हमको VO और UE ये दोनों का सम चाहिए, तभी वही हमको लेंसेज के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो लेंसेज यानी कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब बराबर होगा VO प्लस UE। ये हमको निकालना है और ये हमको इस गिवन इंफॉर्मेशन से सारी बातें निकालनी है, तभी हमको पता चलेगा कि कैसे हमको इसको सेटअप करना है। सेटअप का मतलब कि एक्चुअल में दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो सेटअप कहलाता है। चलिए देखिए यहाँ पे डायग्राम के केस में क्या है। सबसे पहली चीज़ देखिए, VE तो D हो गया, तो अब इसकी फोकल लेंथ पता है तो उससे हम UE निकाल लेंगे, और उससे UE निकालने के बाद हम एक तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस देखते हैं। बेटा आपको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस FE अपॉन D होता है। 1 प्लस D अपॉन FE, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 प्लस D अपॉन FE होता है। D गिवन है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है 5। ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हो गया 6 टाइम्स, यानी कि आई पीस ने मैग्निफिकेशन 6 टाइम्स किया। तो आपको पता है कि टोटल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का मल्टीप्लाइड बाय आई पीस का, और टोटल मैग्निफिकेशन 30 गिवन है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 30 टोटल मैग्निफिकेशन हो गया बराबर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो कि हमें पता नहीं है। आई पीस का मैग्निफिकेशन हमने फॉर्मूले से निकाल लिया 6, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 30 अपॉन 6, यानी कि 5 टाइम्स आ गया। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। तो जो रिजल्ट आता जा रहा है उसको हम लाल डब्बे में ऐसे डालते चलेंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे निकाला ये हमने आपको समझा दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें गिवन है, एक तो VE गिवन है और FE गिवन है, उससे UE निकाल लेंगे। तो हम लगाएंगे क्या, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस के लिए। तो आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन FE बराबर 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है 5 सेंटीमीटर। VE कितना हो गया बेटा, देखो VE की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, लेफ्ट साइड में है तो -25 आ जाएगी।
तो ये हो जाएगा -25 और माइनस यूई अपने आप अपने साइन के साथ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/UE ये इधर चला गया, ये हो गया -1/25 और ये इधर आ जाएगा -1/5। सिंप्लीफाई कर लेंगे 25 ऊपर हो गया -1 इधर हो गया -5 तो ये हो जाएगा -6/25। तो हमारे पास UE, अरे ये क्या बन गया, ठीक है, तो हमारे पास UE की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -25/6। देख सकते हैं पीछे 1/UE -6/25 तो UE बराबर -25/6 आ गई। ये हमारे पास UE की डिस्टेंस आ गई। जो आता जा रहा है उसको हमने बताया था ना लाल डब्बे में डालते चलेंगे, UE आ गया। अब हमको UE आ गया, अब हमको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे डायग्राम के अंदर कि VE पता है, UE पता है, अब हमको UO और VO निकालना है और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने निकाल लिया। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये हमने निकाला था 5, ठीक। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए बात करेंगे तो हम लिख देंगे कि फॉर ऑब्जेक्टिव, अब हम ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो हम आईपीस के लिए बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम बात करेंगे तो उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला VO/UO होगा। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का -5 लेंगे। आप कहेंगे सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव ने कैसी इमेज बनाई, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई। तो जब रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमने -5 लिया है। तो यहाँ से VO बराबर आ जाएगा -5 टाइम्स UO आ जाएगा। अब हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/FO बराबर 1/VO -1/UO। ये हमारे पास गिवन है 1.25। चेक कर लेंगे 1.25 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है, लगा दिया। VO तो हम लिख देंगे 5 टाइम्स ऑफ UO, प्लस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि राइट साइड में है, और -UO लेफ्ट साइड में है। तो ये अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और तो कुछ नहीं है, है ना। तो इससे हम UO की वैल्यू निकल जाएगी और UO निकल जाएगा तो VO निकल जाएगा। तो 1/1.25 1/5 VO, इसको LCM ही ले लेते सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 5 UO और ऊपर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 5। तो UO बराबर 6/5 इंटू 1.25 ये आ जाएगा। तो UO की वैल्यू इससे 1.5 सेंटीमीटर आ गई, और अगर ये आ गई तो VO बराबर 5 टाइम्स ऑफ UO। चूंकि UO का साइन माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 1.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास VO आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या निकाला। हमने निकाल लिया, एक तो UE निकाल लिया, VO निकाल लिया, और आपको पता है कि UE प्लस VO लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे L इज इक्वल टू VO प्लस UE, ये हो गया 7.5, और UE मॉडुलस के साथ ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि प्लस साइन लगा के करेंगे। 25/6
ये लेंथ आ गई। अब जो भी इसका आंसर की वैल्यू आई वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों ने सारी जानकारी ले ली, कैसे सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन। ये चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने जानबूझ के इसके सवाल को थोड़ा सा लेंदी करके किया है ताकि हर एक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन का, सी चीज़ों का, और सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेशन सारा हमने कर दिया है ना। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रे डायग्राम भी बन गया है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है वो देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट रिलेटिवली इजी है, इसमें टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, टेलीस्कोप का डायग्राम बनाते हैं। और टेलीस्कोप का डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे माइक्रोस्कोप का होगा, बस इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। मतलब टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज एपर्चर का बनता है और पतला बनेगा, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, एपर्चर भी ज़्यादा होगा। और आई पीस जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट फोकल लेंथ और एपर्चर का बनेगा। तो थोड़ा सा देखिए मोटा ही मैंने बनाया है क्योंकि शॉर्ट एपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ के लिए लेंस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है। चलिए ये दो बातें तो हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें बस फोकल लेंथ लिख लेंगे FO और FE लिख लिया। अब टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बेटा, इन्फिनिटी पे होता है। तो इन्फिनिटी से जब रेज चलेंगी तो वो पैरेलल चलेंगी। तो एक रे को तो हम ये चलाएंगे सीधे, और ज़्यादा टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देंगे, ये ऐसे ले जाएंगे ताकि छोटी सी इमेज बने, है ना। ये आईपीस के पास ले गए, ये यहाँ तक ले गए, और दूसरी रे को तो हमने ये इसी के पैरेलल चलाया और इसको रिफ्रैक्ट करा दिया, और ये हमने यहाँ पे इमेज बना दी। ये हमने इन्वर्टेड इमेज बना दी, ये बन गई इन्वर्टेड इमेज। कहाँ पर बन गई, फोकस पे बन गई, ऑफ ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनी, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का फोकस। अब ये जो इमेज बनी ये आईपीस के लिए काम करती है एज एन ऑब्जेक्ट, और अगर हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये इमेज जो होगी वो आईपीस के फोकस पे ही होगी, है ना। तो अब हम एक को रे को ऐसा करेंगे, गलत हो जाता है भाई, ये बना लिया, ये रे सीधी ले गए, वाह 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 वाह। और ऐसे ही ये अब हम पीछे भी पैरेलल ले जाएंगे, ये अब हम हॉरिजॉन्टल ले गए एक रे को, है ना, और इस रे को भी अब हम पैरेलल इसी के ले जाएंगे। तो ये रे अब हम पैरेलल ले गए, ऐसे करके ले गए, ठीक। ये दो रे आ गई। अब आगे पीछे हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो चूंकि ये कह रहा है कि अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट बनाना है, पीछे हम देख लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी बनाना है। तो बेटा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के लिए इसको हम पीछे डॉटेड कर देंगे, और ये हमारे पास अब ये देखिए ऐसे हमने डॉटेड कर दिया। आई थिंक लाइन सीधी बन गई, बिल्कुल सही है, सीधी बनी है। और ये भी हमने ऐसे ये देखिए डॉटेड कर दिया, ठीक है, लगभग पैरेलल ही है। मान लीजिए अगर नहीं भी है पैरेलल तो ये मान लीजिए ये दोनों पैरेलल जा रही है, ये बिल्कुल पैरेलल इन्फिनिटी पे जा रही है। और अब हम लिख भी देंगे इमेज टू इन्फिनिटी, इसका मतलब फाइनल इमेज हमें कहाँ दिख रही है, इन्फिनिटी पे। अब हम रे के पाथ को बना लेंगे, ये हमने रे का पाथ बना लिया, है ना। और ये अब हम यहाँ से ऐसे रे को चला देंगे, ये ऐसे चली गई, पैरेलल चली गई, आँख पे लग गई, ठीक। अब हम डिस्टेंसेस को बना लें, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में दो ही डिस्टेंसेस होंगी, और ये मार्क कर लेते हैं हम। ये डिस्टेंस तो हमारे पास हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे FO, और ऐसे ही ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गई, इसको हम मार्क कर लेंगे एज FE,
तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ट्यूब FO प्लस FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मल में, है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ये टेलीस्कोप का हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल का पार्ट क्या कहता है। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज अ फोकल लेंथ FO इक्वल टू 140 सेंटीमीटर एंड FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड LDDV। अब बहुत इजी है, दो फॉर्मूले होंगे बेटा। पहला पार्ट का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन FO और FE का रेशियो हो गया। FO हो गया 140, FE हो गया 5, तो 140 अपॉन 5 ये हो गया 28। और ऐसे ही B पार्ट हो जाएगा अंडर LDDV एडजस्टमेंट पे, तो ये हो जाता है FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D होगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करके बस कैलकुलेशन ही करना है और इसको कर लेंगे। तो बस सिंपल FO और FE की वैल्यू और 1 प्लस FE अपॉन D पुट कर देना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 28, और ये हो जाएगा 1 प्लस FE हो जाएगा 5 और D की वैल्यू 25। तो ये आ जाएगा 28 इंटू 1 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग, कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा 1.2। तो 28 इंटू 1.2 ये आ जाएगा 33.6। ये मैग्निफिकेशन आ गई अंडर LDDV। इजी था। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें तो देखिए दोनों क्वेश्चंस में, माइक्रोस्कोप वाले में भी और टेलीस्कोप वाले में भी, माइक्रोस्कोप में भी डायग्राम बनाना था, क्वेश्चन करना था, लेकिन इसका क्वेश्चन वाला जो पार्ट था वो लेंदी था, है ना, और डायग्राम भी टफ था। तो अगर आपको चूज करना पड़े कि दिस और दिस, तो आप ये वाला चूज करिएगा, टेलीस्कोप वाला, क्योंकि देखिए इसका जो बी पार्ट है वो भी इजी था, बहुत लेंदी नहीं था, तो आप ये चूज कर सकते थे। और प्लस इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, रिलेटिवली बड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे। फोटोन की एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं कि hc/लैम्डा होती है। h यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो एंगस्ट्रॉम को जूल्स इसमें कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 कर दिया, और ये एनर्जी जूल्स में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, है ना। hc/E लैम्डा कर देंगे। एक्चुअल में ये एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, या तो देखिए ये बड़ा वाला फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए, और शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को। 12400 अपॉन लैम्डा, 12400 लैम्डा 2000 पुट कर दीजिए, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, और ये कितनी आ जाएगी, लगभग 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो ये तो आपका हो गया एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया है ना। कैलकुलेशन के पर्पज से ये बड़ा इजी शॉर्टकट फॉर्मूला है, और ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, जैसा कि आप जानते हैं कि hc/लैम्डा करके कैलकुलेट करना, ये लेंदी वाला प्रोसेस हो गया। तो अब आपको करना क्या है, पहला पार्ट क्या निकालना है, कि तो हमने फोटोन की एनर्जी निकाल ली। पहला पार्ट कहता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन।
तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होगा, और फोटोन की एनर्जी 6.2 निकाली, वर्क फंक्शन गिवन है कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सेम वेवलेंथ इज डबल्ड। बेटा अगर इंटेंसिटी को डबल किया गया और उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है तो फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नो चेंज किसमें, इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बिकॉज लिख देंगे, रीजन भी एक लिख देंगे, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि सेम वेवलेंथ इज लिया गया ना, नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। अब सी पार्ट देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सी पार्ट क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अरे ये तो डबल लाइन क्यों खिंच जाती है भाई, ये आ गया, टेढ़ा है गया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन अनदर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 6.5। अब देखिए वर्क फंक्शन पहले कितना था, पहले वर्क फंक्शन हमारे पास 4.2 था, अब वर्क फंक्शन 6.5 है और फोटोन की एनर्जी 6.2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी पार्ट, सिंस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 6.5, एनर्जी ऑफ फोटोन 6.2 है, तो हम लिख देंगे हेंस क्या, तो लिख सकते हैं सिंस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस is greater than energy of photon used, hence no photoelectric effect या no photoelectrons are emitted, ऐसे कह सकते हैं, hence no photoelectrons are emitted, है ना बेटा, क्योंकि जब वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये देख सकते हैं कि 3 पार्ट हो गए, ए बी और सी, एक एक मार्क्स का एक एक पार्ट हो गया, तो हर एक मार्क्स का जो है पार्ट का इक्वल डिवीजन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर। बेटा आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला, आपको पता है कि 1 फोकल लेंथ बराबर किसके होता है, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी माइनस 1 इंटू क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास क्या हो गया, फोकल लेंथ इन एयर हो गया। ऐसे ही फोकल लेंथ इन मीडियम हो जाएगा 1/fm। अब मीडियम हो जाएगा तो m म्यू जी हो जाएगा, है ना, जैसे a म्यू जी था वैसे मीडियम म्यू जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब दोनों को बस क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। एफ ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, ए म्यू जी गिवन है 1.5 माइनस 1, और इसको 1/r1 माइनस 1/r2 को x मान लें, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको हमने x कर दिया है ना, ताकि बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े।
और 1/FM बराबर ये हो जाएगा कितना, देखिए अब उस लेंस को मीडियम में रखा गया है तो 1.5/1.25 -1 हो जाएगा इंटू x, है ना, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, पहले वहां पे एयर में 1 था। तो अब हम इसको डिवाइड ही कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो 1/20/1/FM बराबर किसके हो जाएगा, 1.5 -1, और नीचे हो जाएगा क्या, ये अगर हम देखें तो 1.5 - 1.25, तो ये 0.25/1.25 हो गया। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा FM/20 बराबर 1.25, और ये हो जाएगा 0.5, और नीचे हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो सीधे सीधे FM की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब बचा ही क्या है, ये तो हो गया 5, 1.25/0.25, तो ये तो सीधे सीधे 5 हो गया, इंटू 0.5 बचा और इंटू 20 बचा। अब क्या बचा देख लेते हैं, ये 0 तो ये खा जाएगा, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आ गई प्लस साइन के साथ। तो अब क्वेश्चन का पार्ट क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये समझते हैं। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है, यानी कि यहाँ तक जो आपने कैलकुलेट किया है, ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट 2 मार्क्स का होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो पार्ट कह रहा है ना, इसको ऐसा करता हूँ मैं, पहले अंडरलाइन ही कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि ये आपका नीचे सोल्यूशन का पार्ट रहे। अब जो ये पार्ट कह रहा है इज फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पार्ट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज कितनी होगी, आप देख सकते हैं ना कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है ना। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको आधा मार्क्स हो गया। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट क्या, नेचर ऑफ लेंस, लेंस का जो नेचर है इज कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस का नेचर अगर है तो वो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, का मतलब ही उसका नेचर कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। तो ये आधे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इसके स्टेटमेंट पे हो गया, आधे मार्क्स का इस पे हो गया, और जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया उस पे 2 मार्क्स हो गया। तो बेटा इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर समझिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बेटा अगर ये 2 स्टेटमेंट अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो 1 मार्क्स कम हो जाएगा, भले ही आपने ये सारा कैलकुलेशन करा हुआ हो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड किस तरीके से इवैल्यूएट करता है क्वेश्चंस को, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। और हमारा पर्पस सिर्फ इसको सॉल्यूशन करना ही नहीं है, सिर्फ ये भी आपको समझाना है कि कैसे मार्क्स का एलोकेशन किया जाता है और कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मार्क्स का कितना पार्ट है। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है, Name the electromagnetic wave which are suitable for radar system used in aircraft navigation। ये आपको पता है कि कौन सी माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है ना, रेडार सिस्टम में माइक्रोवेव इज यूज्ड। ठीक है, तो ये एक तो आ गया। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइक्रोवेव विच आर यूज्ड फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड राइट इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज आप इसकी लिख सकते हैं, ये होती है 10⁸ से 10⁻11 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि 3 पार्ट्स हैं तो हर एक पार्ट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना।
अब बी पार्ट देखते हैं। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव द एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन इट इज नाउ। बेटा ये पार्ट जो है मैंने आपको बताया भी था कि ये एनसीईआरटी का पार्ट है और इसके केस में ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंस आवर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का इफेक्ट देता है, ठीक। हेंस एवरेज टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं हो तो एवरेज टेम्परेचर लोअर देन होगा देन इट इज़ नाउ। हेंस एवरेज टेम्परेचर सिंस आवर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, हेंस एवरेज टेम्परेचर would be lower than it is now in the absence of atmosphere। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उस समय एवरेज टेम्परेचर अभी के कंपैरिजन में लोअर होगा, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन अर्थ के सरफेस से एस्केप नहीं हो पाती है ना। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। सी पार्ट, अब ये भी 1 मार्क्स का ही होगा, नेचुरल सी बात है, ये सारे पार्ट 1 मार्क्स के होंगे। सी पार्ट हो गया, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। आपको पता है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, मोमेंटम को कैरी करती है। तो मोमेंटम ऑफ EMW बराबर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ये बराबर एनर्जी अपॉन C होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी अपॉन C, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। और आपको पता है कि जब वो मोमेंटम कैरी करता है तो जब जिस सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरेगी वहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर प्रेशर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है, एंड क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is equal to force, and force per unit area, force upon area क्या होता है, प्रेशर होता है। hence हम कह सकते हैं कि EMW exerts pressure on the surface on which it falls। तो ये एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, छोटा सा लाइन में ही, 1 मार्क का है तो एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसका जो सेकंड पार्ट है, और वाला पार्ट, वो देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द स्लिट्स इन YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन में वेरी बिटवीन 0 and 4 times ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल स्लिट, जस्टिफाई। अब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 cos फाई, जहाँ पे फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की इंटेंसिटी आइडेंटिकल है ना। तो यहाँ पे हम I1 और I2 को लेट अस से I1 ही मान लें क्योंकि बराबर हैं, और इफ फेज एंगल फाई अगर दोनों के बीच में 0 है यानी कि सेम फेज में है, तो उस सिचुएशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा I1 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 स्क्वायर, तो I1 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो I मैक्सिमम बराबर हो गया 4I1 के। और यदि ये हमारे पास फेज एंगल 90 डिग्री हो गया, आउट ऑफ फेज हो गए, तो I की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी,
और मिनिमम की कंडीशन दैट इज़ इक्वल टू, ये एक्चुअली में 180 डिग्री होना चाहिए, ये 180 डिग्री हो गया। तो आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 और cos 180 की वैल्यू -1 होगी तो -2i होना चाहिए आउट ऑफ फेज के लिए, है ना। तो ये I2 की जगह I1 ही लिख दें और I मिनिमम यहाँ से हमारे पास आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 0 आ गया। तो I मैक्सिमम जो हुआ वो हमारे पास 4I1 हो गया और I मिनिमम 0 हो गया। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन 0 और 4 टाइम्स के बीच में हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तो A पार्ट हो गया, है ना। तो 1.5 मार्क्स का ये A पार्ट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.5 मार्क्स, ठीक। और B पार्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ अ फेज एंगल व्हेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। अच्छा, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो अब हम यहाँ पे इसका इंटेंसिटी डायग्राम बनाएंगे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो उसके लिए तो पहले तो हम एक लाइन खींच लेंगे और ये एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, इस साइड पे प्लस लैम्डा बाई ए कर दिया, ये आपका 2 लैम्डा बाई ए कर दिया, लैम्डा वेवलेंथ हो गई और ए क्या हो गई, विड्थ ऑफ दी स्लिट हो गई, 3 लैम्डा बाई ए हो गया, ऐसे ये हो गया 4 लैम्डा बाई ए, ठीक। और ऐसे इधर की तरफ सेम डिस्टेंस पे मार्क करेंगे माइनस लैम्डा बाई ए, और ये हो गया -2 लैम्डा बाई ए, और ये हो गया -3 लैम्डा बाई ए, और ये हो गया -4 लैम्डा बाई ए। ऐसे करके हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब बारी आती है इसका डायग्राम। तो सारा जो मिनिमा है वो हम इसी पे बनाएंगे, और ये देखिए ऐसा करेंगे, ये तो हमने सेंट्रल मैक्सिमा बना दिया, और फिर उसके बाद ये मिनिमा, थोड़ा सा इसको पहले से ही कर देते हैं, है ना। ये एक्चुअल में ये आएगा और ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा बनाने में ही बस है। ये इसको तो पहले तो ऊपर कर लो, है ना, थोड़ा सा एक कर्व है, और फिर उसके बाद ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा और ये मिनिमा धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए मैक्सिमा धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे इधर की तरफ बनाएंगे। पहले तो ये थोड़ा सा बराबर ही बनना चाहिए। ये हमारे पास बन गया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बड़ी होगी और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको डिफ्रैक्शन में बीच में मिलती है। फिर फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम, फिर सेकंड की फर्स्ट से कम, फिर थर्ड की सेकंड से कम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे डिक्रीजिंग इंटेंसिटी से बनता चला जाएगा ये कर्व, ठीक। तो ये तो हमारे पास सेक्शन नंबर बी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, है ना। और ये हमारे पास 11वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिए। अब हम सेक्शन सी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा सेक्शन सी से रिलेटेड वीडियो हमारा।